रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम। हाईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान मुंबई से हैं दिव्या बिजूर, जो एक प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट है। नमस्कार, वेलकम दिव्या। नमस्कार। दिव्या, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है एंड ये फिजियोथेरेपिस्ट का जो कार्य क्षेत्र है, ये चुनने का कोई खास वजह? वैसे मुझे किसी मेडिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, बचपन से, क्योंकि मेरे परिवार में सभी डॉक्टर्स हैं। मेरे पिताजी हैं, वो आँख के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट है। मेरी माँ एनेस्थीजियोलॉजिस्ट है और अभी मतलब मेरी बहन अभी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इसलिए पहले से ही मुझे साइंस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी थी, पर तभी पता नहीं था कि क्या क्षेत्र चुनना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब अगर आपको डॉक्टरी सीखनी हो, अगर एमबीबीएस करना हो, तो उसमें सर्जरी एक बहुत ही अहम महत्व का काम होता है, जो हर किसी को करना पड़ता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे जो संस्था है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, उन्होंने एक करियर गाइडेंस सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था और मेरा तभी 10th कंप्लीट हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट आए थे जो दृष्टिहीन थे और उन्होंने डिप्लोमा किया था इन फिजियोथेरेपी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे फिजियोथेरेपी हम खुद कैसे कर सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्षेत्र मेरे लिए बहुत ही आइडियल होगा, क्योंकि ये एक मेडिकल क्षेत्र भी है और इसमें मुझे किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर इसलिए मैंने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन है मुंबई में, एनएबी का, वहाँ पे मैंने महालक्ष्मी में यहाँ पे एक डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी चलता है, जो 2 सालों का होता है, वो मैंने पहले ज्वाइन किया आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड। पर उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन करना था, जो मेन स्ट्रीम में ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोर्स ऐसे नहीं था दृष्टिहीनों के लिए, ग्रेजुएशन बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। जैसे एमबीबीएस या बीडीएस होता है, वैसे बीपीटी भी एक मेडिकल क्षेत्र का एक कोर्स है। एक जमाना था जब मेन स्ट्रीम कोर्सेज में, फिजियोथेरेपी कोर्सेज में दृष्टिबाधित लोगों को नहीं लेते थे। जी तो आपका अनुभव क्या था? जी, तो इसीलिए ही एक्चुअली तभी वैसे कंसेप्ट नहीं था इंडिया में कि आप मेन स्ट्रीम कर पाओगे फिजियोज को। लेकिन यूके में बहुत समय से, मतलब ऑलमोस्ट 1914 से वैसे चलता आ रहा था कि वे मेन स्ट्रीम करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो संस्था है, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, जी उनका एक वहाँ पे रिसोर्स सेंटर था, जो वीआई स्टूडेंट्स को मदद करती थी, इन द सेंस अगर उन्हें रीडर की ज़रूरत पड़े। क्योंकि मैंने जब फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन, दैट वाज 2005, बिकॉज ये जो डिप्लोमा होने के बाद आई डिड माय 12th स्टैंडर्ड साइंस, बिकॉज फिजियोथेरेपी के लिए 12th साइंस ज़रूरी होता है। जी। तो आई डिड माय 12th साइंस उसके बाद, एंड देन मतलब बैक इन 2005 तभी उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि हम ई बुक्स पढ़ पाए बहुत इजीली। जी मेडिकल ई बुक्स उतने अवेलेबल भी नहीं होते थे, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स वगैरह ये वो रहता था तभी। तो वो लोग रीडर्स अरेंज करना, या फिर कोई फिजियोथेरेपी में काफ़ी मशीन्स होते हैं जो हमें पेशेंट्स को लगाने होते हैं, जी तो उनमें कैसे वे मॉडिफिकेशंस करें, या तो वो सब चीज़ों में आरएनआई भी मदद किया करती थी स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में अपॉइंटमेंट लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, वहाँ पे मैं गई थी फॉर अ वीक। तो मैंने अच्छे से जाना कि वहाँ पे क्या मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, वहाँ पे कैसे एकोमोडेशंस दिए जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे लगी कि काफ़ी दृष्टिहीन लोगों को ऐसे रहता है कि मुझे असिस्टेंस नहीं लेना है, मैं असिस्टेंस लूंगी तो मैं कहीं पे मैं कनिष्ठ हो जाऊंगी, मैं कहीं पे इंफीरियर हो जाऊंगी। जी तो वैसे काफ़ी, और
मतलब वैसे काफी साइटेड लोगों का भी मानना होता है कि अरे मतलब असिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब ये लोगों में कोई कमी है, ये लोग कुछ जी कर नहीं सकते। जी बट वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे सेड दैट इफ यू कैन ट्रीट द पेशेंट इफेक्टिवली विद एन असिस्टेंट देन व्हाई नॉट, मतलब वहां पे ऐसे वो चीज को कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता कि हाँ आपके पास असिस्टेंट है तो आप कुछ अच्छे डॉक्टर नहीं हो या आप वो नहीं चीज कर सकते। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए फिर यहाँ पे आके मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ली। क्योंकि तभी एक्चुअली जो जैसे आपने कहा मुंबई यूनिवर्सिटी, तभी महाराष्ट्र में सीईटी हुआ करती थी, जैसे अभी नीट है, दिस इज अ जी नेशनल लेवल एंट्रेंस। जी बट तभी हर स्टेट का अपना एग्जाम हुआ करता था, कर्नाटक में जैसे पीएमटी होता था। जी बट महाराष्ट्र के सीईटी में मुझे उन्होंने परमिशन नहीं दिया विद अ राइटर। सो दे सेड के अगर फिजिकल डिसेबिलिटी हो, विच वॉज रियली वियर्ड क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी में विजुअल इम्पेयरमेंट भी आता है। जी बट काफी बार ये सारे रूल्स लकीर के फकीर होते हैं, दे दे कैन नॉट यूज लॉजिक। जी तो इसलिए उन्होंने मुझे राइटर नहीं दिया, दे सेड दैट यू हैव टू गेट एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट जी दैट यू वुड नीड अ राइटर। जी तो तभी एक्चुअली हम फाइंड आउट ही कर रहे थे अलग अलग जगहों पे कहाँ पे आई कैन टेक द एडमिशन। बट दिस यूनिवर्सिटी वॉज रेडी टू गिव मी एडमिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। So I got admission on merit. Like I, तो ये जो हाँ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है उनके काफी कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन होता है। जी। वाज दिस कैंपस क्लासरूम काइंड ऑफ फेस टू फेस डिग्री और वाज इट डिस्टेंस? This was a face-to-face degree, but my college was in Mumbai. जी So it was that way, it was called distance education. But हम्म हमारा सभी मतलब classes, lectures होते थे. We would have clinical postings. We would have a whole day of college, just like any other university. राइट And writer के लिए जो scribe के लिए जो permission होती है वो मुझे university जाके ही लेना पड़ा. So they knew that they are admitting a visually impaired student into their university. यस एंड हाँ, एंड मुंबई में था इसीलिए मुझे मुंबई के हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, तो अलग अलग जो कैटेगरी के हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा मुझे एक्सपोजर मिला। आई वोंट से दैट वाज विदाउट चैलेंजेस, बट yes, the exposure was made it made it really worth it. If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the Eyeway National Toll-Free helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. आपने बैचलर इन फिजियोथेरेपी किया जी। एंड उसके बाद यू मस्ट हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर समबडी, सो वाज दैट transition from being a student to being a working person, getting a job as a visually impaired person is always a challenge. So आपका Yes. आपका सफर कैसा रहा? जी, तो कैसे होता है ना, हमारा 4 years का कोर्स होता है बीपीटी। जी मतलब मेन स्ट्रीम, आई वॉज द ओनली विजुअली इम्पेयर्ड इन माई कॉलेज। हम्म एंड सॉरी, आई विल जस्ट गो अ लिटिल ऑफ ट्रैक, बट आई एम वेरी humble to say that I topped my college actually in the final year. And I am really indebted to all my everybody who helped me in that. People who are VI also encouraged me a lot, because this is not an easy thing. So that's why I'm really grateful to everyone who helped me. होता कैसा है, इसमें 6 months का इंटर्नशिप होता है। जी तो हमें रोटेट किया जाता था इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो एवरी टाइम यू वुड गो इनटू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, यू वुड हैव मेनी मेनी फिजियोज वर्किंग अराउंड यू। तो तभी जनरली कंपैरिजन होना बहुत नेचुरल होता था इन पेशेंट्स ऑल्सो एंड इन फिजियोज ऑल्सो हु आर एक्चुअली जिनके अंडर हम काम करते थे। जी बिकॉज इवन साइटेड लोगों को एक दूसरे को पूछना पड़ता था कि भाई तूने ये मशीन किधर रखा, इधर उधर, दे वुड बी सो मेनी पेशेंट्स एंड सो मेनी फिजियोज, बिकॉज जनरली हॉस्पिटल सेटअप्स काफी बड़े होते थे वेर आई यूज्ड टू गो। या So I used to try and take 1:1 patient so that I would be able to concentrate on that patient, and I would have my machines where I know where they are.
वैसे एंड देन आफ्टर 6 months आई स्टार्टेड वर्किंग इन स्मॉलर सेटअप्स टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ हाउ टू रन अ क्लिनिक। राइट। तो तभी यहीं पे नाला सोपारा में आई वॉज वर्किंग इन अ क्लिनिक एंड इन नायगांव। जी। तो हाँ, सो दोज एक्सपीरियंसेस वर रियली नाइस बिकॉज दोज सेटअप्स वर स्मॉलर। ये जो आपका जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू हुआ, ये कब हुआ, और व्हाट व्हाट गॉट यू डिसाइडेड दैट हमें बस इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है और किसी के साथ काम नहीं करना है? व्हेन डिड यू मेक द डिसीजन, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस? जनरली कैसे होता है व्हेन देयर आर मेनी पीपल वर्किंग अराउंड यू, तो एक तो कंपैरिजन ऑब्वियसली होता है बिकॉज somebody who can see can be really quick to react to things और to take things around them, बट जगह जरा भी बदल जाए तो आपको भी पता रहेगा कि इधर उधर जरा भी कुछ हो जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, इसको पूछो उसको पूछो, देन एवरीवन इज नॉट रियली इक्विप्ड टू डिस्क्राइब यू परफेक्टली कि वो कहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें मेरी इंटर्नशिप में ही ध्यान में आ गई थी। एंड देन व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्मॉलर सेटअप्स थोड़ा कभी कभार वैसे होता था। सो एंड इन अदर पीपल सेटअप्स यू कांट एक्सपेक्ट दैट एडजस्टमेंट फ्रॉम देम, यू नो कि आपने जहाँ पे जो रखा है आप वहां से निकालोगे तो आपको वहीं पे वो चीज़ रखनी है, यू नो, सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट सिस्टमैटिक और दैट मेटिकुलसनेस फ्रॉम देम, यू नो। तो तभी मैंने सोच लिया था दैट आई वुड हैव इवेंचुअली आई वुड हैव माय ओन क्लिनिक। एंड मेनली द अदर थिंग इज पापा का भी खुद का ही सेटअप है, मतलब ऑफ कोर्स जी। पहले वे अटैच्ड थे काफी हॉस्पिटल्स में एंड आई हैव ऑल्सो बिन ऑन कॉल इन मेनी हॉस्पिटल्स यहाँ पे वसई में, बट ओवरऑल आई वॉज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग इन माई ओन सेटअप। जैसे शायद बिकॉज बचपन से मैंने पापा को भी देखा है वैसे करते हुए। आपका जो स्वयं का क्लिनिक कब से शुरू हुआ है? ये 2010 से, इन नवंबर 2010 तो करीब आई 16 स्टार्टेड माय साल अभी क्लिनिक। आप एज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ। सो एक और सवाल यहाँ पर उठता है, यू आर अ ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड फिजियोथेरेपिस्ट। राइट। तो आपका जो पेशेंट्स आना, यू नो, जी। नॉर्मली people tend to be a little hesitant when they kind of know that यस। the physiotherapist involved or the doctor involved is visually impaired. राइट। So, how did this whole thing about patients? Who was your first patient, or when did your first patient come? How did he? How did he or she come? राइट। You must be having a story behind that. Would you like to share? या सो माय फर्स्ट पेशेंट वाज अ वुमन कॉल्ड सैंड्रा। जी। एंड मेरे क्लिनिक खुलने के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद में ही शी ड्रॉप्ड इन। हम्म। एंड तो जनरली व्हाट आई डू इज ना, आई make the patient sit and I speak to them first या। because actually that is the main thing about practice, you know, पहले आपको जान लेना चाहिए कि पेशेंट की तकलीफ क्या है। जी जी। तो मैंने इसे नोटिस किया है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो उन्हें मेरे बारे में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम्म। जिस तरीके से मैं सवाल पूछती हूँ या जी। यू नो। एंड द मेन थिंग आई ऑलवेज रिमेम्बर इज दैट आई शुड ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ इन द पेशेंट्स शूज, यू नो। तो काफी बार कैसे होता है कि कोई अपने पीछे से आके अपने को टच करे तो वी गेट सो स्कैर्ड, राइट? तो हम्म। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप स्पीकिंग टू देम दैट यू नो मैं आपके पीछे से आके आई बी एग्जामिनिंग यू या इफ इट इज देयर नेक और समथिंग, यू नो। या। या। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग टू देम, तो दे फील वेरी गुड। एंड in fact, you know, means I don't want to boast, but many people tell me that, you know, आपसे बात करके ही हम आधे ठीक हो जाते हैं। Also ऐसे भी हुआ कभी कभी, like now you said ना कि मतलब patients को थोड़ा apprehension होता है। In my case, touchwood, more than apprehension, it was a curiosity for some people. मतलब they would always wonder कि मैंने मेरी पढ़ाई कैसे की, you know, they would ask me, बट उनके पूछने में वो मुझे कभी डाउट नहीं लगा। बाय गॉड्स ग्रेस आई ऑलवेज फेल्ट दैट क्यूरियोसिटी इन देयर आस्किंग मी दोज थिंग्स। एंड इनफैक्ट अभी जो थोड़े यंगर डॉक्टर्स आए हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, मुझे जिन डॉक्टर्स ने बचपन से देखा है उन्हें मुझ पे बहुत भरोसा है, बट अभी जो नए आए हैं दे डोंट नो मी सो वेल, यू नो। तो एक बार तो ऐसे हुआ कि मेरे एक पुराने पेशेंट थे, शी वेंट टू अ न्यू डॉक्टर एंड ही टोल्ड हर दैट यू नो यू विल नीड फिजियोथेरेपी।
तो उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू डॉक्टर दिव्या बिजूर, ओके इज दैट ओके, बिकॉज उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था उनको टू जी जी सम अदर फिजियो। जी जी। तो उन्होंने उनसे डरते डरते कहा डॉक्टर ने कि बट शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, लाइक आर यू ओके विद दैट? एंड शी इज लाइक यस यस, शी इज बेटर देन एनी अदर फिजियो, शी इज द बेस्ट फिजियो फॉर मी, आई एम गोइंग टू हर ओनली। यू हैव अ क्लिनिक सवेरे एंड शाम को, आपका टाइमिंग्स क्या है, और मॉर्निंग और इवनिंग में एवरेज कितने लोग आते हैं आपके पास? जी, सुबह में 10 to 12 रहता है टाइम, और हम्म। इवनिंग्स में 5 to 7 रहता है, जो अक्सर एक्सटेंड हो ही जाता है, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट 5 to 7 राइट। बिकॉज वो अक्सर 8-8:15 हो ही जाता है। जी सो मॉर्निंग्स में जनरली तो भी आई कैन से लाइक 10-12 पेशेंट्स होते हैं, एंड इवनिंग्स में अबाउट ज़्यादा होते हैं, अबाउट 15, आई कैन से 14-15 होते हैं। एंड मेरे होम विजिट्स भी रहते हैं, तो जनरली जो पेशेंट्स दवाखाने में नहीं आ सकते, जिन्हें लकवा होता है या फ्रैक्चर होता है पैरों में, या अभी आपने सुना होगा कि बहुत लोग घुटने बदलते हैं, नी रिप्लेसमेंट दैट इज बोलते हैं करेक्ट, उसे, दैट इज करेक्ट। या जैसे हिप्स में फ्रैक्चर हो जाता है, तो दे आर रिफ्रेन्ड फ्रॉम वॉकिंग, उन्हें पैर पे वजन लेना मतलब वर्जित किया जाता है कई दिनों के लिए। जी तो ऐसे लोगों के लिए हमें उन्हें घर पे, या फिर किसी को बहुत सिवियर यदि स्लिप डिस्क हो जाता है कमर में, ऐसे जी लोगों जी को रेस्ट एडवाइस किया जाता है, जी। तो ऐसे लोगों के घर जाना पड़ता है। तो जनरली वो मैं सुबह के 1-2 घंटे वो रहता है, फिर आफ्टर माय मॉर्निंग क्लिनिक 1-2 घंटे डिपेंडिंग ऑन कितने विजिट्स है, तो उसमें भी फिर थोड़ा टाइम निकल जाता है। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. जब हम लोग इस रिकॉर्डिंग के पहले बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि आपको भाषा में रुचि है, यू लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। बचपन से मुझे लोगों की नकल करना बहुत अच्छा लगता था, तो मम्मी की भी जो सहेलियां, एक्चुअली मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी सेक्लूडेड नहीं रखा, कभी मुझे आइसोलेट नहीं किया कि इसे नहीं दिखता, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ आपका प्रोफेशन या आपका जो शिक्षण, मैंने देखा है कि कई लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उन्हें अपने दृष्टिहीन बच्चों को या मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को सोशली वे नहीं बहुत एंगेज करते हैं। तो बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी घर पे नहीं रखा, मेरी बड़ी बहन भी मुझे हमारी जो अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम जो सोसाइटी है वहाँ पे मुझे वो खेलने ले जाती थी बाकी सभी बच्चों के साथ, और इसलिए मम्मी पापा भी कभी उनके फ्रेंड्स घर बुलाते थे, डॉक्टर फ्रेंड्स, कभी पार्टीज होते थे या जस्ट गेट टुगेदर्स होते थे, जी या इवन मूवीज पे मुझे मम्मी ले जाती थी, तो सोशल एक्सपोजर काफी था। एंड या बिफोर वी स्टार्टेड आउट विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन, मेरे मॉम एंड डैड मेरे पहले ऑडियो डिस्क्राइबर्स रहे जी सो या दैट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो इसलिए मुझे ओवरऑल मुझे एक्टिंग या वॉइस ओवर में बहुत इंटरेस्ट था, एंड इसलिए मम्मी की सहेलियां या हमारे आजू बाजू वाले सबकी मैं नकल बहुत अच्छा, ऐसे सब लोग बोलते थे कि क्या नकल करती है, एकदम हूबहू करती है। जी तो अलग अलग भाषाओं के लोगों का थोड़ा अलग एक्सेंट होता है, जी तो वो मुझे ऑब्जर्व करना और रिप्रोड्यूस करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। फिर हमारे घर पे एक हेल्पर हुआ करते थे जो कन्नड़ा ही, पहले उनको सिर्फ कन्नड़ा आता था, हमारी भाषा नहीं आती थी। मेरी मदर टंग कोंकणी है, जी तो बाद में वे सीख गए, बट मैं उनके साथ कन्नड़ा में बात करना सीख गई थी थोड़ा थोड़ा, बट फिर बाद में ऑफ कोर्स बड़ी होके तो मैं काफी भूल गई, लेकिन तभी सीख गई थी। जी और फिर थोड़ा आई कैन से मेरा प्रोफेशन ज्वाइन होने तक उतनी मेरी भाषा में मतलब उतना डेवलप नहीं हुई थी दिलचस्पी, बट देन देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड, तभी इट वाज हैडली स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जी अभी इट इज हैडली इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड, इट इज बेस्ड इन यूएस। जी तो उनका एक कॉन्वर्जेशनल स्पेनिश का कोर्स हुआ करता था, कॉन्वर्जेशनल फ्रेंच भी था जो मुझे करना था, बट बाद में दे स्टॉप्ड दीज लॉन्ग टर्म कोर्सेज, नाउ दे जस्ट हैव लाइक शॉर्ट टर्म वीडियोस और वर्कशॉप्स ऐसे हैं उनके, जी that are not based on languages.
बट तभी आई हैड डन अ कोर्स इन कॉन्वर्जेशनल स्पेनिश, तो तभी से मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखने में दिलचस्पी आई। तो इसलिए अभी मैं स्पेनिश और ग्रीक में अभी भी सीख रही हूँ। बिकॉज कैसे होता है एक्चुअली, कोई भी भाषा बहुत वास्ट होती है, मतलब आई कैन से एक महासागर जैसी ही होती है। बिकॉज वो कितना भी हम सीखे, जब तक हम किसी से बहुत बात नहीं करते उस भाषा में, तब तक वो सीखना बोल सकते हैं कि अधूरा ही होता है। जी। बट स्टिल वॉट एवर। तो अभी आई एम लर्निंग संस्कृत ऑल्सो, बिकॉज हमारे जो गुरुजी है, उन्होंने संस्कृत भाषा को बहुत महत्व दिया है। और उनकी ऐसी इच्छा है कि मतलब हम घर पे भी संस्कृत बात करें। आप कह रहे थे कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ ट्रैवल यू डू? कौन कौन से जगह पे गए हैं आप सैर करने के लिए? एंड क्या आप अकेले जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं या परिवार के साथ जाते हैं? मैं मोस्टली दोस्तों के साथ और परिवार के साथ जाती हूँ। मेरे पापा को एक्चुअली बहुत दिलचस्पी है अलग अलग जगहों पे जाने की, घूमने की। और इसलिए हमें जनरली पहाड़ियों में बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड और हिमाचल। और अभी स्पेशली गर्मियों में तो वहाँ स्वर्ग ही है बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स सो नाइस एंड कूल। और वैसे इंडिया बहुत हद तक हमने देख लिया है। बोल सकते हैं महाराष्ट्र में बचपन से हम इधर उधर घूम आते थे ऑन वीकेंड्स। और फिर फ्रॉम 1999 हमने थोड़ा थोड़ा फॉरेन ट्रैवल भी शुरू कर दिया था, सिंगापुर, मलेशिया। एंड अभी ऑस्ट्रेलिया आई हैड बिन वंस फॉर अ मंथ लॉन्ग कोर्स ऑल्सो। फिजियोथेरेपी में एक मैनुअल थेरेपी करके होता है, तो उसमें आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन। तो उसके लिए एक महीना आई हैड लिव्ड इन पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जो कर्टिन यूनिवर्सिटी है। आपसे बातें करते करते मुझे लगता है कि आपकी आवाज जो है बहुत मधुर है। आप गाने भी गाते होंगे। जी सर। सही पहचाना आपने, सही जवाब। सही जवाब, ओके। तो आपको किस प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं? वैसे सभी गाने, मतलब फिल्मी गाने, डिवोशनल, लाइट म्यूजिक। अभी मतलब सिंस आई एम लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, मुझे अलग अलग भाषाओं के भी गाने सीखने बहुत अच्छा लगता है। हम्म। सो या, एंड इवन वेस्टर्न म्यूजिक। आई हैव बिन लर्निंग सम ग्रेट इंग्लिश सॉन्ग, जैसे कारपेंटर्स वगैरह, वो सॉन्ग्स मीन्स दे आर लिटिल ओल्डर सॉन्ग्स। बट करेक्ट। या, आई लव लर्निंग दोज 70s वाले, अभी के भी थोड़े, टेलर स्विफ्ट वगैरह। So yes, basically I love diversity even in music. तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? जी। एक इकबाल मूवी का गाना है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है whenever I feel low, because of course we all have our good and bad days. So this song really cheers me up. So yes, I would तो love to sing सो it for all of you. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार, करे दुनिया करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। that was beautiful and a very controlled rendering. So you probably are learning music formally as well. यस सर। सो मैंने संगीत विशारद किया है इन हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल म्यूजिक। और उसके बाद आई हैव बिन परस्यूइंग लाइट म्यूजिक मेनली। थोड़ा सा कर्नाटिक संगीत भी मैंने सीखा है। तो जी, बहुत अच्छा लगता है, फील वेरी रिलैक्स्ड। तो इस संगीतमय नोट पे मैं कहता हूँ दिव्या बिजूर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। इट हैज बीन फैंटास्टिक एंड यू आर अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी। विश यू द वेरी बेस्ट एज यू गो थैंक फॉरवर्ड। यू सर। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation.
रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां।